अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। बस मैं अभी भी आजकल ये सूरत हाल चल रही है कि मुसलसल कॉल्स हैं जो अपने मसले मसाइल के लिए मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं, उनकी कॉल्स लेता हूँ, साथ साथ मेरा काम भी जारी रहता है। फिर जब ब्रेक लेता हूँ घंटे के लिए कॉल्स ले लेता हूँ और वहीं भी बैठे बैठे मैंने कहा मैं ऑफ कैमरा स्टोरी भी रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि इस वक्त फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे जो काम मैंने रखा हुआ है वो लोगों की कॉल सुनना है, वरना जितने भी वॉइस मैसेज या लिख के लोगों ने अपने सवाल मुझसे पूछे हुए हैं उनका मैंने उनको जवाब देना है। तो आज की जो स्टोरी है ये मुझे मिसेज़ मुसर्रत ने भेजी है और वो कहते हैं ये हमारे गांव का वो मशहूर वाक़या है जो आज तक काफ़ी साल गुज़रने के बावजूद इस वाक़ये को भूले नहीं हैं। अब तो आबादी हो गई है, पहाड़ों में भी लोगों ने घर बना लिए हैं, वरना पहले यहाँ पे वीरानी होती थी। हमारा छोटा सा पहाड़ों के अंदर मौजूद एक गांव जिसकी ये सच्ची कहानी है। कहानी है असलम की। असलम बहुत छोटा था, उस वक्त नहीं जानता था, उसको शऊर नहीं था कि उसने एक गरीब घराने में आंख खोली है। बाप मजदूरी करता है और एक ही औलाद हुई, वो असलम पैदा हुआ। पहला बेटा हुआ जिसका नाम असलम रखा गया और उसके बाद कोई भी औलाद पैदा ना हुई। गरीब मजदूरी करता और बच्चे के लिए जो भी ज़िंदगी की ज़रूरियात होती वो पूरी करता। असलम भी एक अच्छा और फरमाबरदार बेटा था, लेकिन जिस घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखे हों, हर तरफ गुर्बत ही गुर्बत हो, तो वहाँ पे खाने पीने को कम मिलता। बाप मजदूरी करता, मजदूरी मिल जाती तो कुछ खा लेते, अक्सर घर में फाके भी होते, क्योंकि एक ऐसा गांव था जो शहरी आबादी से थोड़ा सा दूर था। उसके बाप को पैदल चलकर शहर जाना पड़ता मजदूरी के लिए। वो सुबह ही सुबह उठ जाता ताकि सूरज निकलने से पहले वो शहर पहुंच जाए और वहां पे जाके कोई उसको मजदूर के तौर पे ले जाए, उससे काम कराए और दिहाड़ी लेकर शाम को 1.5-2 घंटे का सफ़र करके वो अपने गांव पहुंच जाता। इसलिए कभी मजदूरी मिल जाती और कभी घर में फाका होता। ऐसी ही एक सुबह घुप अंधेरे में वो उठा और मजदूरी के लिए अपने गांव से निकल पड़ा। साथ वाले शहर में पहुंच गया और उसको 3 दिन का काम मिल गया। पहले दिन उसने काम किया, दूसरे दिन उसने काम किया, तीसरे दिन वो अपने काम पे पहुंचा तो ये एक मकान था जो तामीर हो रहा था। उस दिन बहुत ज़्यादा धूप थी। धूप से बचने के लिए, थोड़ी देर सांस लेने के लिए इतनी शदीद गर्मी थी कि एक नई तामीर शुदा जो दीवार थी उसकी छांव में जाकर बैठ गया। उस दीवार की वजह से छांव पड़ रही थी, वो नीचे ज़मीन पर बैठ गया कि कुछ देर सांस आ जाए। आज बहुत शदीद गर्मी थी। अभी उसको उस दीवार के नीचे बैठे हुए कुछ देर ही हुई थी कि वो दीवार धड़म से नीचे गिरी और यूं ईंटों के नीचे दब के वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब पीछे घर में एक बीवी और एक बेटा था जिसका नाम असलम था। अभी तक तो बाप ने उसको अपने साथ मजदूरी पर नहीं लगाया था, लेकिन बाप के मरते ही तमाम घर की जिम्मेदारी असलम पर आ पड़ी। लेकिन असलम ने हिम्मत नहीं हारी और बाप की तरह सुबह सुबह उठता, घुप अंधेरे में शहर की तरफ चला जाता, वहां पे मजदूरी करता और शाम को वापस आ जाता। बच्चा कब बड़ा हुआ मजदूरी करते हुए पता ना लगा, लेकिन एक बात ज़रूर थी, मजदूरी करते करते उस बच्चे का जिस्म ऐसा बन गया था जैसे वो बॉडी बिल्डिंग करता हो। खाने को घर में खुराक तो कम थी, लेकिन जितना कुछ गोश्त था वो पत्थर, वो ईंटें, वो सामान उठा उठा के मसल्स बन गए थे। लेकिन आज भी रूटीन ऐसी थी कि वो घुप अंधेरे में जाता,
और अंधेरे में ही घर में वापस आता। कमाते कमाते जवान हो गया, और जब बच्चा जवान होता है तो माँ की ख्वाहिश होती है बच्चे के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना, और यूं अपनी ही तरह के कुछ गरीब घरानों में तलाश जारी रही, और एक लड़की असलम की माँ को पसंद आ ही गई, और यूं सादगी के साथ असलम का रिश्ता कर दिया गया। वो दुल्हन ब्याह के अपने घर ले आया, लेकिन आज बेहतरी आई थी तो ये थी, वक्त गुजर गया था, जवान हो चुका था, शादीशुदा था। कभी कभी अब उसके गांव में भी ठेके मिलने शुरू हो गए थे, लोग घर बना रहे थे। अब उसको दूर शहर नहीं जाना पड़ता था, यहीं भी उसको काम मिल जाता, और जब यहाँ काम ना होता तो वो अब भी शहर की ज़िंदगी में जाके मजदूरी करके लाता। अक्सर जब वो रात को उठता था, खूब अंधेरा होता था और उसको पता होता था कि मुंह हाथ धोना है और बग़ैर नाश्ता किए भी उसको जल्दी पहुंचना होता था, उन अंधेरे रास्तों से, उन पहाड़ के उन छोटी छोटी कच्चे रास्ते जो बने हुए थे, इर्द गिर्द पहाड़ था, इंसानों के चलने की वजह से एक लाइन की तरह का जो रास्ता बन जाता है, वो उन रास्तों से गुजरता था, तो अक्सर उसको महसूस होता था जैसे इर्द गिर्द कोई है। उसने ये बात कभी अपनी माँ से नहीं कही थी, लेकिन अपनी बीवी से एक दिन जिक्र किया। मुझे लगता है कि जब मैं घुप अंधेरे में शहर की तरफ जा रहा हूं तो मुझे लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैं मुड़ के भी देखता हूं, लेकिन आज तक मुझे नज़र कोई नहीं आया। मैं डरता नहीं हूं, लेकिन फिर भी महसूस होता है। ऐसी ही एक अंधेरी रात को जब वो वहीं काम के लिए दूसरे शहर जा रहा था, तो तभी उसको फिर उसी तरह अपने पीछे चलने की आवाज़ आई। वो 2 कदम बढ़ाता था, पत्थरों पे पाँव रखता, तो पीछे से भी कोई पत्थर पे पाँव रखने की आवाज़ आती। और उस दिन उसको क्लियर महसूस हुआ। उसने 2 कदम रखे और रुक गया, लेकिन पीछे अभी भी था कोई जो कदम रख रहा था। उसने तेज़ी से मुड़ के देखा तो पीछे तो कोई नहीं था, एक काला साया सा था जो तेज़ी से गुजर गया, और एक हंसने की आवाज़ आई, एक लड़की की हंसने की आवाज। लड़की इस अंदाज में हंसी थी जैसे कोई लड़की शर्मा कर हंसती है, कहका सा लगाती है। उस शाम वापसी पे अपनी बीवी को उसने ये भी बताया, तो बीवी परेशान से हुई और कहा, कोशिश कीजिए अब यहीं शहर जाने की बजाय इसी गांव में ही कोई काम, मजदूरी ही तो करनी है, ढूंढ लिया करें। वक्त गुजरता रहा। असलम के यहाँ 4 बेटे और 5 बेटियां हुई। मजदूर घराना था, बच्चे पैदा होते गए। फिक्र इसलिए नहीं थी, जायदाद का कोई बंटवारा तो होना नहीं था कि लड़ाई पड़ जाएगी। बच्चे ही थे, सब ने बड़े होके मजदूर ही बनना था। तो बाप को यह था कि बड़े होके मेरा हाथ बटाएंगे, चले हमारे पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे। वहीं उन्हीं दिनों बच्चे जब आहिस्ता आहिस्ता जवान हो रहे थे, इस काबिल होते जा रहे थे कि वो खुश था कि पहले 4 बेटे हैं और उसके बाद 5 बेटियां, इनको भी मैं अपने साथ मजदूरी में लगा लूंगा। वहीं पे उसी तरह शहर जाते हुए एक रात उसको ऐसा लगा कि वो घुप अंधेरे में, जिसकी आंखें आदी थी, उस घुप अंधेरे में भी रास्ता तलाश करते हुए वो पहुंच जाता था। वो चलता हुआ जा रहा था कि उसको ऐसे लगा जैसे उसके पीछे किसी ने उसके सर पे कुछ टच किया हो। वो एकदम पीछे से मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था, कहका आज भी सुनाई दिया, और उसको ऐसे लगा जैसे उसको चक्कर से आ रहे हैं। वहीं पे वो गिर सा गया। थोड़ी देर के बाद जब वहां से उठा तो अभी तक उसी तरह अंधेरा था। लगता था उसको गिरे हुए कुछ ज्यादा देर नहीं गुजरी, लेकिन गिरते ही क्या हुआ था? क्या वो सो गया था, बेहोश हो गया था, क्या हुआ था? उसको कुछ समझ ना आया। और इसी वाकये के कुछ अरसे बाद उसके यहां एक बेटी पैदा हुई। ये एक ऐसा वाकया था जिसमें प्रैक्टिकली उसको हाथ लगाया गया था, फिजिकली। कहका सुनता था, किसी साये को देखता था, चलते हुए महसूस करता था, लेकिन इस दफा उसको लगा जैसे किसी ने बाकायदा उसको हाथ लगाया हो, और उसके मुड़ के देखने पे वो गिर के बेहोश हो गया था। उसको धक्का भी नहीं दिया था, लेकिन क्या वो खुद से लेटा था, खुद से गिरा था, क्यों बेहोश हुआ? वक्त गुजरा तो उसके यहां एक बेटी पैदा हुई। बेटी क्या पैदा हुई, असलम और उसकी बीवी की दुनिया ही बदल गई। उनके घर में ऐसा था जैसे चांद सी बेटी पैदा हो गई हो।
इतनी हसीनो जमील लड़की उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोची थी कि उनके यहाँ पैदा होगी। ये छठी बेटी थी, 4 बेटे 5 बेटियां पहले ही थी, ये छठी बेटी पैदा हो रही थी। लेकिन बहुत ही हसीनो जमील लड़की, ऐसा लगता था जैसे किसी और दुनिया की आई हुई हूर परी हो। ये बच्ची भी बाकी बच्चों की तरह जवान हुई। माँ उसको देख देख के खुश होती, बाकी भी इस बच्ची को कोई देखता तो हैरान होते, इतनी खूबसूरत बेटी। वहीं उन्हीं दिनों उसके गांव में भी काफ़ी मजदूरी मिलने लगी, काम मिलने लगा। यूं मियाँ बीवी, अब क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए थे, अभी कमाने जोगे नहीं हुए थे, तो मियाँ बीवी दोनों मिलके मजदूरी कर रहे थे उसी गांव में और बच्चों का पेट पाल रहे थे। लेकिन अब बच्चे भी इतने बड़े हो रहे थे कि कहीं कहीं पे वो अपने बेटों को भी साथ ले जाता और उनसे भी मजदूरी करवाता। लेकिन वो बेटी जो अभी साल की ही हुई, इतनी जल्दी उसने बोलना शुरू कर दिया। ये एक हैरान कुन बात थी। अभी वो बहुत छोटी थी लेकिन उसने बोलना शुरू कर दिया था। खूबसूरत भी भला की थी, इंतहा की खूबसूरत। कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता कि ये तो लगता ही नहीं किसी इंसान की बच्ची, ऐसे लगता है कोई हूर परी है। लेकिन उतनी ही वो ज़हीन निकली, वक्त से पहले बोलना शुरू कर दिया। वक्त से पहले ही इतनी समझदार थी कि माँ हैरान होती और बाप को बुला कर कहती, असलम ये देखो, अभी से ही इस उम्र में इतनी ज़्यादा ज़हीन है, ऐसी हरकतें करती है जैसे कोई बड़ा समझदार बंदा करता हो। लेकिन उसके अंदर एक और बात भी थी, वो बहुत ज़्यादा खाती थी। बच्चे जितना खाते हैं वो उनसे ज़्यादा खाती थी। अब क्योंकि बेटे भी साथ कमाना शुरू हो गए थे तो घर में इतनी इनकम आनी शुरू हो गई थी कि बाकी तो शायद पेट भर के ना खाते, लेकिन इस बच्ची को, सबसे छोटी थी, पेट भर के खाना दिया जाता और ये खाना भी बाकी बच्चों की निस्बत डबल ट्रिपल खाती थी, 3 गुना ज़्यादा खाती थी। अब वक्त गुजर रहा था। वो चांद सी हूर परी जो बेटी थी, उसका नाम रेशमा रखा गया। रेशमा भी जवान हो रही थी अपनी खूबसूरती के साथ, बला की खूबसूरती के साथ, लेकिन बला की जहानत के साथ भी। इंतहाई ज़हीन लड़की थी वो। और उसमें अनोखी बात जो थी वो आज भी यही थी, वो बहुत ज़्यादा खाना खाती थी। अब जब वो बड़ी हो रही थी, इतनी बड़ी हो रही थी कि बाकी बच्चे, जिसमें लड़के भी मजदूरी कर रहे थे बाप के साथ, लड़कियां भी अब आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो रही थी मजदूरी में। उनकी ज़ुबान पे दबा दबा सा गिला आना शुरू हो गया कि हम कम खाते हैं, ये देखो इसको कितना खाने को मिलता है, इसको प्यार भी मिलता है, ये सबसे ज़्यादा लाडली है। उसके लिए बाकायदा खिलौने भी लाए जाते। बाकी किसी बच्चे ने खिलौने से नहीं खेले थे, गुजारा कर लेते, लेकिन इसके लिए बाकायदा बेहतरीन खिलौने लाए जाते, बेहतरीन खाने को दिया जाता। और सबसे ज़्यादा ये बच्ची खाती थी, लेकिन मोटी नहीं होती थी। बच्चे जब ज़्यादा खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, लेकिन ये अभी तक मोटी नहीं हो रही थी। अब बेटियां भी बाप का साथ देती थी, बेटे भी कमाते थे, और इसी गांव के अंदर भी काफ़ी इतना काम मिलना शुरू हो गया था कि वो यहीं पे ही मजदूरी कर लेते। अब घर में इतने पैसे आने शुरू हो गए थे कि सब पेट भर के खा लेते। बच्चे भी बाप का साथ दे रहे थे, बीवी भी, शौहर भी, सब मिलके मजदूरी करते थे। ये काम सी बात थी, एक छोटा सा घर जिसमें सारे मजदूरी कर रहे थे। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि रेशमा भी इतनी बड़ी हो गई कि बाप का हाथ बटाने लगी। अब वो भी बाप के साथ मजदूरी पे जाती। किसी भी घर का ठेका मिलता तो असलम अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहाँ पे पहुँच जाता और सारे मिलकर काम करते। अगर कुछ दिनों तक काम ना भी मिलता तो उन सब के काम करने की वजह से इतने पैसे रात को, शाम को उजरत मिल जाती थी कि कुछ दिन सुकून से गुजर जाते थे। लेकिन अब फ़र्क ये पड़ा था कि शहर नहीं जाना पड़ता था, उसी गांव में ही काम मिल जाता था। वो सब 12 लोग अब वो हो चुके थे, क्योंकि रेशमा भी उनका हाथ बटा रही थी। 6 बेटियां, 4 बेटे और 2 मियाँ बीवी, असलम और उसकी बीवी। तो अगर 2 दिन 3 दिन का भी काम मिलता तो इतनी उजरत मिल जाती, मजदूरी मिल जाती कि अगले 4-5 दिन वो आराम से गुजारते। अगर मुसलसल काम मिलता रहता तो वो करते रहते ताकि फिर कुछ अर्सा अच्छा खा सकेंगे। लेकिन अभी भी पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे कि गोश्त घर में पक सकता। चटनी के साथ, प्याज के साथ बस रूखी सूखी खा लेते थे। अगर कभी गोश्त पकता
तो इतनी उसमें बोटियां ना होती कि सबको दिया जा सके, इसलिए गोश्त कम ही पकाते थे। वक्त ऐसा गुजरा कि कब रेशमा जवां हुई किसी को पता ना लगा, लेकिन पुराने कपड़े, हुलिया मजदूरों का सा, वो जितनी भी हूर परी बला की खूबसूरत थी, लेकिन थी तो एक मजदूर की बेटी। हाँ बहुत ज़हीन थी, हाँ बहुत समझदार थी, लेकिन एक दिन जब एक ठेकेदार आया और उसने कहा ये आपके ट्रक वहाँ पे अक्सर आते, पहाड़ था, उस पहाड़ से पत्थर उठा उठा के ट्रक पे लाद दिए जाते और ट्रक शहर चला जाता। उस दिन ठेकेदार आया और उसने कहा आज मुझे इमरजेंसी है, 2 चक्कर मैंने लगाने हैं, हर सूरत में मजदूर भी कम हैं। असलम से कहा तुम अपने बच्चे और बीवी के साथ ये ट्रक मेरा फुल करवा दो, अगर आज मैंने 2 फेरे लगा दिए तो तुम्हें 500 रुपये इनाम दूंगा, फी फेरा 1000 रुपया तुम्हें इनाम मिलेगा। असलम ने कहा ठीक है हम कर देते हैं। असलम जानता था है बहुत मुश्किल काम, उसने हामी तो भर ली है, बच्चे छोटे हैं वो कैसे करेगा, लेकिन सब मिलके करना शुरू हो गए। अभी ट्रक आधा भी नहीं हुआ था कि गर्मी की वजह से सारे पसीने पसीने हो गए, सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई। सब आहिस्ता आहिस्ता दरख्त की छांव में आकर बैठना शुरू हो गए। एक वाहिद रेशमा ही थी जो अभी तक काम कर रही थी। उन्होंने कहा बच्ची है, सबसे छोटी है, जवान तो हो चुकी है, चलो करने दो, जितनी देर ये करती है फिर हम मिलके काम करवाते हैं। वो थोड़ी देर बैठे रहे और जब सब उठ के दोबारा काम करने के लिए गए तो ट्रक फुल हो चुका था। सब हैरान थे, ये तो पॉसिबल नहीं था कि एक अकेली रेशमा ट्रक को फुल कर देती, लेकिन हैरान थे कि कैसे हो गया। सबने पूछा रेशमा ये कैसे हुआ, उसने कहा मैंने खुद किया है। वो हैरान थे कि नहीं एक अकेली लड़की ट्रक नहीं इस तरह मुकम्मल कर सकती, लेकिन हो गया था, जानते कोई भी नहीं थे। खैर दूसरा ट्रक भी मिलके उन्होंने कर दिया और उनको उस दिन इनाम भी मिला, लेकिन माँ और बाप दोनों परेशान उस दिन ज़रूर हुए थे, असलम और उसकी बीवी, कि ये हुआ कैसे है। काफ़ी सोचो विचार के बावजूद भी जब उनको इसका सवाल का जवाब ना मिला तो फिर से वो अपने कामों में मसरूफ़ हो गए कि उन्हीं दिनों एक सड़क बनने के लिए ठेका मिला। शहर से इस गांव तक एक पुख्ता पक्की सड़क बनने जा रही थी। असलम ने कहा अगर आप मुझे ठेका दे दें तो मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बेटियां भी हैं, मेरे बेटे भी हैं, हम मियाँ बीवी में हम 12 लोग हैं, अगर इतने से टुकड़े का आप हमें ठेका दे दें तो हम आपको तैयार करके देते हैं। ठेकेदार ने भी हामी भर ली कि 3 दिन के अंदर ये टुकड़ा मुझे मुकम्मल चाहिए। 2 दिन उस टुकड़े पे काम होता रहा। ये तीसरा दिन था। आज सुबह ही सुबह नाश्ता हो रहा था कि वहीं पे गोश्त पकाया गया। पैसे इतने आ गए थे। जब गोश्त पकाया गया तो रेशमा के हिस्से में एक बोटी आई। उसने खा तो ली लेकिन कहा नहीं मैं आज काम नहीं करूंगी, मुझे गोश्त खाना है, सिर्फ 1 बोटी मिली है। बाप ने कहा इतने ही पैसे थे, इससे ज्यादा नहीं हैं, तुम्हारे और भी बहन भाई हैं जिनको खिलाना होता है, उठो काम करो। वो उनके साथ चल तो पड़ी, लेकिन उस जगह पे जहां पे सड़क का वो टुकड़ा आज तीसरा और आखिरी दिन था, मुकम्मल करके देना था हर सूरत में ठेकेदार को, वो काम करने के बजाय दरख्त जिसके नीचे चारपाई पड़ी थी वहां पे गई और गुस्से में जाके सो गई। मां पहुंची और कहा तुम लेट गई हो, काम करना है, उठो। उसने कहा नहीं मैं काम नहीं करूंगी। मां के समझाने पे भी जब बाज ना आई तो बाप पहुंचा, काफी समझाया, डांटा, डराया, धमकी दी, कुछ भी किया, वो टस से मस नहीं हुई। नहीं मैं गोश्त खाऊंगी तो काम करूंगी वरना नहीं करूंगी। तो बीवी ने कहा कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, मैं यही सोच भी रही थी कि आज जाके गोश्त लेके आऊंगी, इकट्ठा ही 5 किलो गोश्त ले आइए, पका लेते हैं, इसको आधा किलो खा लेगी, लेकिन ये काम भी बहुत ज़्यादा करती है, सारे थक जाते हैं, थकती भी तो नहीं है ना, इसको आधा किलो खा देगी, ले आओ गोश्त। क्योंकि आज हर सूरत में रोड बनानी थी, उनको पता था, इतना माँ बाप जान चुके थे कि सबसे ज़्यादा काम रेशमा ही करती है। बाप 5 किलो गोश्त लेके आया और गोश्त पका लिया गया, देज की साइड पर रखी और उसके में से
अच्छा खासा गोश्त माँ ने प्लेट में डाल के दिया, खाओ। तो दोनों हाथों से माँ देख रही थी, रेशमा खा रही थी। जिस अंदाज में वो गोश्त खा रही थी, बाप भी खड़ा हैरान हो रहा था और माँ भी हैरान हो रही थी, ये कैसे खा रही है। यहाँ तक कि देखते ही देखते वो पूरी की पूरी देज की जो 5 किलो गोश्त की बनी थी वो खा गई। दोनों मियाँ बीवी की आंखें फटी की फटी रह गईं और खुली की खुली रह गईं कि ये कैसे हुआ है। 5 किलो गोश्त खाने के बाद उसने एक बड़ा सा डकार लिया और अपने बहन भाइयों को कहा, बैठ जाओ। वो भी अजीब सी कंडीशन में खड़े देख रहे थे कि ये अकेली लड़की रेशमा कैसे 5 किलो खा गई है। वो उठी, उसने अपने सर पे वो थाल उठाया जिससे उसने सड़क बनाने के लिए काम करना था, बजरी सारी डालनी थी। फिर उस दिन लोगों ने जो देखा वो बहुत ही अजीब था। वो लड़की रेशमा इस अंदाज में तेज़ी के साथ सामान उठा के लाती, उस सड़क पे पत्थर डालती, वापस लेके आती, ऐसा लगता था जैसे वो उड़ सी रही हो। इतनी तेज़ी सी थी उसके जिस्म के अंदर के सब बहन भाइयों को बिठा के उसने कहा, बैठो मैं करूँगी। उसने वो सड़क जो सब ने मिल के बनानी थी और बाप को लग रहा था मुश्किल हो जाएगा, आज हम नहीं बना सकेंगे, अकेली रेशमा ने देखते ही देखते उस सड़क के टुकड़े को मुकम्मल कर दिया, वक्त से भी पहले। मज़दूर भी सारे इस अंदाज में उस लड़की को देख रहे थे जैसे कोई रोबोट हो, जैसे किसी और दुनिया से आई हुई लड़की हो। जितनी तेज़ी से पत्थर उठा के लाती, सर पे टोकरा भर के लाती, गिराती और तेज़ी से वापस जाती, उसमें थक भी नहीं रही थी। इतनी तेज़ी से आती थी, इतनी तेज़ी से जाती थी कि उस अकेली लड़की ने सड़क को बना दिया। और उस दिन सब हैरान हो गए कि जितनी बला की खूबसूरत थी उतनी ही फुर्तीली भी थी, उसके जिस्म में इतनी ताकत और हिम्मत थी। शर्त यह है उसको खाना अगर भरपूर दिया जाता। उस दिन ठेकेदार ने खुश होकर उनको इजाफी रकम दी। तभी बाप ने फैसला किया कि इस बेटी को अच्छा खाना खिलाना है। ये तो दूसरों से डबल ट्रिपल काम करती है। और अब ऐसा ही हुआ, बाप उसको सबसे ज़्यादा खाना देता और वो बेटी सबसे ज़्यादा काम करके देती। जो भी ठेका मिलता और उनको पता लगा इस ठेके में रेशमा भी है तो वो इनको जल्दी मिल जाता। बाकियों की निस्बत ठेकेदार भी इनसे ज़्यादा खुश होता कि ये जल्दी काम कर देते हैं, थकते नहीं हैं, काम चोरी नहीं करते। अक्सर मज़दूर जब थक जाते कुछ देर के लिए बैठ जाते और मज़दूर कहता उठो काम करो, रेशमा को नहीं कहना पड़ता था। अब घर के अंदर पैसा आना शुरू हो गया था। सिर्फ तब्दीली क्या आई थी कि रेशमा को बहुत ज़्यादा जो ख्वाहिश होती वही खाना खिला दिया जाता। जब वो पेट भर के खाना खाती तो उसके बाद ऐसा काम करती कि बहन भाई भी मिल के काम करते। बहन भाई तो काम सिर्फ दिखावे का ही होता, असल काम रेशमा करती। और रेशमा मशहूर हो गई थी कि ऐसी जवान लड़की है जो माशाल्लाह खाती भी बहुत है और काम भी कमाल करती है। जब घर में पैसे की रेल पेल हुई तो असलम, बच्चे जिसके जवान हो चुके थे, सारी ज़िंदगी मजदूरी करते उसकी गुजरी थी, अब वो क्या करता, नए कपड़े पहनता, खुशबू लगाता और ठेकेदारों से मिलकर ठेके लेता। अब वो खुद काम नहीं करता था, उसकी बीवी बच्चे सारे काम कर रहे थे। कभी कभी बीवी भी घर पे ही रहती, सिर्फ बच्चे ही काम करते। 10 बच्चे, जिसमें सबसे ज़्यादा रेशमा काम करती। घर पहुंचते बच्चे रेशमा सहित सबको खाने को मिल जाता और यूं अब उनको ठेके मिल रहे थे। जब इंसान के पास पैसा आना शुरू हो जाता है तो उसकी ख्वाहिशात, उठना बैठना भी बदल जाता है। यूं अब असलम का उठना बैठना भी जब इधर उधर हुआ तो गांव में मौजूद एक वो जगह जहां पे गांव के वेले लोग बैठ के ताश खेलते थे, वो भी उनके करीब जाके बैठना शुरू हुआ कि उसको भी ऐसी लत पड़नी शुरू हो गई कि अब वो बाकायदा उनको ज्वाइन करता, बैठ के वहाँ पे ताश खेलता, पैसे लगाता, जुआ खेलता। बीवी ने समझाने की कोशिश की तो उसने बीवी को कहा, खबरदार आज के बाद कोई भी लफ्ज़ निकाला तो तुम सबको खिला रहा हूँ, मैंने पाला पोसा है तुम सबको, और रेशमा बेटी है ना। सब खामोश हो जाते। अब सिर्फ उसका काम था वो सुबह उठता, नहा धो के नए कपड़े पहनता, ठेकेदारों से मिलता, ठेके की बात करता, काम की बात करता और उसके बाद सीधा गांव के उसी चौक में पहुंचता, उसी चौराहे पे पहुंचता जहां पे बैठ के लोगों से बात करता, ताश खेलता, जुआ खेलता और घर वापस आ जाता। जिन लोगों के साथ वो बैठ रहा था वहां पे एक राजू नाम का लड़का भी था। लड़का नहीं, मर्द था।
40-45 साल का, उसने असलम को नशे पे भी लगा दिया। तब आहिस्ता आहिस्ता असलम को पता लगा ये जो पूरा ग्रुप था ये नशा भी करता था, क्योंकि इनमें पैसे वाला असलम ही था, उसको ठेके के पैसे आ रहे थे, बच्चे उसके काम कर रहे थे, वही इनमें से खाता पीता था, इसलिए सारे ही असलम की इज्जत करना शुरू हो गए इस अंदाज में कि असलम ही उनका गुरु बन गया, उस्ताद बन गया, बड़ा बन गया। उस महफिल का जो रोज़ ताश खेलते, जुआ खेलते, उन सबका बड़ा असलम था, क्योंकि पैसे वाला जो था। जब कभी किसी के पास नशे के पैसे भी ना होते तो असलम पैसे लगाता, और यूं अब असलम नशा भी करता, अक्सर वहीं पे टुन होके पड़ा रहता और शाम को घर आ जाता। लेकिन एक काम ज़रूर करता था, सुबह उठते ही पहला काम करता, ठेकेदारों से जाके मिलता और सारे ठेके वगैरह ले लेता, और उसके बाद उस ताश वाली महफिल में पहुंच के नशा करता, ताश खेलता और टुन सा होकर शाम को या रात को घर आ जाता। उसकी बीवी ने उसको समझाया कि तू नशा भी कर रहा है, तेरी कंपनी भी कोई अच्छे लोगों से नहीं है, ऐसा मत कर। लेकिन उसने हमेशा घर पे होल्ड रखा था, बीवी भी उससे डरती थी, इसलिए बीवी चुप कर जाती कि कहीं मुझे मारे पीटेगा। और वो ऐसा ही था, अगर बीवी बोलती तो अब नशे की वजह से ये हो गया था कि बीवी को मारता पीटता भी था। बच्चे काम पे होते और घर पे बीवी होती, इसलिए बीवी चुप ही रहती। वो नहीं चाहती थी कि बच्चे बेशक जवान हो गए हैं, अपने बाप से नफरत करें, इसलिए खामोश रहती। उधर जो भी ठेका मिल रहा था, रेशमा इस अंदाज में काम कर रही थी कि वक्त से पहले ठेके को मुकम्मल कर देती। बाप को अब कोई फिक्र नहीं थी। वहीं पे ये जो औबाश किस्म के नौजवान बूढ़े इस ताश की महफिल में बैठते, अब नशे के साथ साथ इन्होंने गांव की लड़कियों को भी छेड़ना शुरू कर दिया था। नशा इंसान के अंदर इज्जत, दूसरों की इज्जत, रख रखाव, तहजीब सब ख़त्म कर देता है, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देता है। और यूँ असलम के साथ भी ऐसे ही हो रहा था, उसकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म होगी कि उसकी अपनी भी 6 बेटियां थीं, लेकिन अब वो दूसरों की बेटियों को ताड़ता था, फ़िक्रे कसता था। गांव की आती जाती लड़कियों को वो छेड़ते थे, गांव वाले उनसे तंग आना शुरू हो गए थे। लेकिन ये ग्रुप सा बन गया था, गांव वाले इनसे डरते भी थे कि ये बदमाश ग्रुप सा था, नशे वाला ग्रुप सा था, पैसे वाला ग्रुप सा था, क्योंकि असलम ठेकेदारों से मिल मिल के अब खुद भी ठेके लेना शुरू हो गया था। अब वो ठेकेदारों के पास नहीं जाता था, बल्कि अब वो खुद ठेके लेता था। बच्चे इतने बड़े हो गए थे, मकानों के या कोई भी चीज़ तामीर करनी होती तो उसका ठेका असलम के पास होता, इसलिए अब उसके पास पैसों की रेल पेल थी, उसको पैसों की कमी नहीं थी। कि उन्हीं दिनों जब मुसलसल वो लड़कियों को, दूसरों की इज्जत को ख़राब करते, दूसरों की इज्जत को ताड़ते, लोग उनसे डरते, तंग होते, वहीं पे राहील एक ऐसा नौजवान था जिसकी अभी कुछ अरसा पहले शादी हुई थी। उसकी बीवी कौसर बहुत ही खूबसूरत। वो ज़मीनों पे काम करने के लिए पहुंच जाता और उसकी बीवी घर से कौसर खाना बना के उसकी ज़मीनों पे पहुंचती, अपने शौहर को खाना देती और बर्तन लेकर वापस चली जाती। उन्हीं दिनों कौसर जब एक दिन अपने शौहर के लिए खाना लेकर जा रही थी तो उसमें रास्ते में राजू के साथ उसका आमना सामना हो गया। इस ग्रुप का सबसे बुरा तरीन जो शख्स था वो राजू था। उसने जब कौसर को देखा तो देखता ही रह गया। ऐसी हसीन और जमील लड़की जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, उसके हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी, उसके कपड़े इस अंदाज के होते जिससे पता लग जाता कि नई नई शादी हुई है। राजू ने उसको सर से पांव तक देखा और देखता ही रह गया। उस वक्त तो वो चला गया, लेकिन अगले दिन फिर उससे बर्दाश्त ना हुआ और राजू उसी रास्ते में आके उसका इंतज़ार करना शुरू हो गया, क्योंकि वो पहले दिन देख चुका था वो खाना लेके जाती है, तो वो अगले दिन देखने आया था कि आया ये रोज़ यहाँ से गुजरती है। और ऐसा ही हुआ, अगले दिन उसने देखा वो खाना लेके उसी रास्ते से गुजर रही है। राजू ने उसका पीछा किया तो देखा कि गाँव में काम करता उसका शौहर राहील, जिसके लिए वो खाना लेके जाती है। तीसरे दिन राजू वहीं पे पहुंच गया और उस लड़की का इंतज़ार करना शुरू हो गया।
कौसर देख रही थी कि 2 दिन से एक नौजवान खड़ा उसको ताड़ रहा होता है, लेकिन वो अपना मुंह नीचे किए तेज़ी से गुजर जाती। आज भी जब गुजरने लगी तो वो जो नौजवान रोज़ उसको ताड़ रहा होता था आज उसके आगे आकर खड़ा हो गया। कौसर ने बात करने की बजाय साइड पे हुई ताकि वो निकले और आगे बढ़ सके। जैसे वो साइड पे हुई तो उसी साइड पे वो फिर से आगे खड़ा हो गया। वो वहाँ निकल से दूसरी साइड पे निकलने लगी तो वो फिर उसके आगे खड़ा हो गया। तो कौसर ने अपनी निगाहें ऊपर उठाई और राजू को देख के कहा, क्या मसला है, आगे से हटो। राजू ने कहा, मैं हटने नहीं आया, मैं तुम्हें ही 3 दिन से देख रहा हूं, तुम पे दिल हार बैठा हूं। तुम दिल को भा गई हो, बहुत खूबसूरत मनमोहनी हो। क्या चाहिए? पैसा चाहिए? क्या चाहिए? खाने पीने को चाहिए? कुछ भी मुंह से निकालो, मैं देने को तैयार हूं। मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे खुश कर दो। मुझे एक रात तुम्हारे साथ गुजारनी है। जो मांगोगी वो सब दे दूंगा, इनकार मत करना, वरना याद रखना वो हश्र करूंगा। और उसके बाद उसको धमकियां देना, डराना शुरू हो गया। वो बज़िद था कि वो उसकी इस बात को मान ले कि वो उसके साथ एक रात गुजारना चाहता है। अगर वो मान जाएगी तो उसको दौलत देगा, इनाम देगा, खुश कर देगा, उसकी रखवाली करेगा। कोई और उसको आज तक के बाद देख नहीं सकेगा, वो उसका रखवाला होगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसका बुरा हश्र कर देगा, उसको जीने के काबिल नहीं छोड़ेगा। जब वो अपने सारे गुर आजमा चुका और वो गुस्से से खड़ी सुनती रही तो उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ राजू के मुंह पे लगाया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी माँ बहन नहीं है जो तुम इस तरह की बकवासियात कर रहे हो। और उसके बाद उसने हाथ में पकड़ा हुआ सामान जो शोहर के खाने पीने का था नीचे रखा और उसको थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जूती निकाली और जूती से राजू को मारना शुरू कर दिया। जब वो राजू को मार रही थी तो इर्द गिर्द जो लोग गुजर रहे थे गांव के, उन्होंने भी देखा तो पूछा क्या हुआ। उसने कहा ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। गांव वाले भी राजू से तंग से वो भी आगे बढ़े और राजू को मारना शुरू कर दिया। जानते थे कि ये बदमाश टोला है। अब इस हद तक ये हो गया है कि राह चलती औरतों को बाकायदा रोक रोक के बदमाशी कर रहा है। उन्होंने राजू को अच्छा खासा मारा। राजू को जब मार पड़ गई तो वहां से जान बचा के भागा और सीधा पहुंचा असलम के पास और उसे कहा, दोस्त तेरी ज़रूरत पड़ गई है, बदला लेना है। असलम ने कहा क्या हुआ है? उसने सारी कहानी सुनाई और कहा बहुत ही खूबसूरत है, दिल आ गया है तेरे दोस्त का। तू भी जब उसके साथ मज़े लेगा तो तू भी देख, दोस्त की वजह से कमाल तेरी भी मज़े होंगे। बस एक काम कर, इसको अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, मुझे उठा के लेके जाना, मेरा साथ दे, मुझे बदला लेना है इसका। असलम ने कहा ये तो मेरी भी अना का मसला है, मेरे दोस्त को मारा है उस लड़की ने, ऐसी की तैसी उसको देख लेते हैं, करना क्या है। यूं वो दोनों दोस्त इंतज़ार करने लगे कि उनका पूरा ग्रुप इकट्ठा हो जाए और उसके बाद वो प्लानिंग करके इस कौसर से बदला लेते हैं। उसी शाम कौसर के जब घर वालों को सारी सूरत हाल का पता लगा तो वो उसी शाम वो भी असलम के पास पहुंच गए। काफ़ी मर्द थे जो इकट्ठे होके आए। असलम का दरवाज़ा खटखटाया कि दरवाज़ा खोलो, हमें पता है राजू तुम्हारे घर में है। असलम ने राजू को बाहर पिछले रास्ते से भगा दिया, दरवाज़ा खोला, बोला क्या हुआ है। वो लोग अंदर दाखिल हुए और कहा हम तुमसे असलम कुछ बात करना चाहते हैं। असलम ने कहा बोलो, और असलम ने उनको अंदर बुला लिया। ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू हो गए। रात का टाइम था, असलम के बच्चे भी वहाँ पे मौजूद थे, सारे बेटे और बेटियाँ, वो भी सुनते रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह तुम्हारे दोस्त राजू ने इस अंदाज में उसको बदतमीज़ी की है, रास्ता रोक के किया है। क्या उसकी माएँ बहनें नहीं हैं? तुम्हारा वो दोस्त है और लोग जानते हैं तुम उनके उस्ताद बने हुए हो, बड़े बने हुए हो, तुम्हारी वजह से वो ये बदमाशियाँ कर रहे हैं। आज हम तुमसे सिर्फ ये बात करने आए हैं कि उसकी दोस्ती छोड़ दो और उससे मिलना छोड़ दो, वरना ये ना हो कि राजू को तो हमने पकड़ना ही पकड़ना है, उसका तो बुरा हाल करना ही करना है। ऐसा ना हो कि अगर तुमने उसकी दोस्ती ना छोड़ी तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी सरपरस्ती की वजह से राजू ऐसा कर रहा है। तो आज आखिरी दफ़ा कहने आए हैं, आइंदा राजू कहीं हमें नज़र आया और पता लगा तुम अभी तक उसके दोस्त हो तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हम बेगैरत लोग नहीं हैं। वो धमकियां देकर चले गए। तभी थोड़ी देर के बाद बाप जब सोने के लिए लेटा तो बेटी बाप के पास पहुंची
और बाप के पांव दबाने लगी। बाप ने देखा रेशमा उसके पांव दबा रही है। पूछा, क्या हुआ है रेशमा, कुछ कहना चाह रही है? उसने कहा, हाँ बाबा, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज ज़रूर कहूँगी। कौसर किसी की बेटी है, वो सही कह कर गए हैं, आपको राजू की दोस्ती छोड़ देनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मेरा बाप इस डगर पर चल पड़ा है कि अब इज्जतों पे भी हाथ डालने लगा है। मैंने आपसे कभी नहीं कुछ मांगा सिवाय खाने के। हाँ, खाना मेरा शौक़ है और मैं शौक़ से खाती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज आपको कह भी रही हूँ, मांग भी रही हूँ और जतला भी रही हूँ, बाबा दोबारा ऐसी हरकत ना करना। वो भी किसी की बेटी है, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी कोई ऐसा कर सकता है, और अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? तो बाप ने वो जो टांग जिसको दबा रही थी, टांग उठा के बेटी को इतने ज़ोर से मारी कि वो पीछे जा गिरी और कहा, जा दफ़ा हो जा, मुझसे ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, जा अपने काम से काम रख। बेटी ने लात खाई जो नीचे गिर गई, टांग खाकर उठी और चली गई। और उसी रात राजू उनके घर आया। बेटी ने खिड़की से देखा कि बाप और राजू बैठे कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आपस में कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जो कुछ करने जा रहे हैं। उस रात फाइनल हो चुका था कि कल बाकी दोस्त मिलकर एक गाड़ी का बंदोबस्त करेंगे। राजू और असलम छुपकर उसी रास्ते पर जहां से कौसर गुजरती है घात लगाकर बैठ जाएंगे। जैसे ही कौसर वहां से गुजरेगी, उसको वहां से वो उठाकर गाड़ी में डालेंगे और गाड़ी में डालकर वो जो दूसरे गांव में उनका दोस्त था उसके डेरे पर ले जाएंगे और वहीं पे सारे उसकी इज्जत के साथ खेलेंगे। और उसके बाद उन दिनों में जो कैमरे होते थे जिनमें रील डलती थी, वो कैमरा मंगवा के उसकी तस्वीरें भी बना ली जाएंगी, बगैर कपड़ों की तस्वीरें, नंगी तस्वीरें, ताकि कल को हम उसको ब्लैकमेल कर सकें। और उसको जब छोड़ेंगे तो उसको ये डरा कर छोड़ेंगे कि अगर तूने ज़ुबान खोली और किसी को बताया तो तेरी ये तस्वीरें पूरे गांव में फैला देंगे, तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। यूं हम उससे बदला भी चुका लेंगे और वो किसी को बताएगी भी नहीं। ऐसा ही हुआ। अगले दिन वो घात लगाकर बैठ गए और कौसर उसी तरह अपने शौहर के लिए खाना लेकर वहां पहुंच गई। गाड़ी का बंदोबस्त हो चुका था, हर उस चीज़ का जिन्होंने प्लानिंग की थी बंदोबस्त हो चुका था। और जैसे ही कौसर वहां पे पहुंची, वो तेज़ी से असलम और राजू बाहर निकले। उसके मुंह पे कपड़ा रखा कि वो आवाज़ ना निकाल सके, चीख ना सके, और उसको जल्दी से पकड़कर गाड़ी में डाल दिया गया और गाड़ी का रुख दूसरे गांव की तरफ कर दिया गया। जब वो दूसरे गांव पहुंचे तो बाकी दोस्त भी वहीं उनका इंतज़ार कर रहे थे। एक उनमें से लड़का ऐसा था जो बार बार कह रहा था, ये ज़्यादती है, ये मत करो, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए रुका हूँ, ऐसा मत करो, ये गलत है, किसी की माँ बहन के साथ ऐसा मत करो। और सब उसको कह रहे थे, अब तूने बकवास की, कुछ ऐसा कहा तो हम तुम्हें निकाल देंगे, तेरे साथ भी बुरा करेंगे, चुप हो जा। वो जाना चाहता था वहाँ से, लेकिन वो इस घात में था कि मुझे मौका मिले तो मैं इस लड़की को बचा सकूं। वहां पे उस लड़के का रुकने का मकसद उनकी साजिश में शामिल होना नहीं था, बल्कि किसी तरीके उस लड़की को बचाना था। कि उन्होंने देखा जब लड़की को, जिसके कौसर जिस वक्त आ रही थी, आज उसने अपने मुंह को अच्छी तरीके ढांप रखा था, लेकिन उसी अंदाज में वो बर्तन और चीज़ें लेके आ रही थी। उसकी बर्तन और चीज़ों से उन्होंने उसको पहचान लिया था, उसका मुंह ढांपा हुआ था। उन्होंने जब उसके मुंह पे मज़ीद कपड़ा रखा तो वो चीख भी ना सकी और उसको गाड़ी में डाला, यहाँ पे ले आए और उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया। शराब का भी एहतमाम था कि पहले हम शराब पिएंगे और उसके बाद हम जश्न मनाएंगे, आबरू, इसकी इज्जत से खेलेंगे। लड़की बिल्कुल खामोश थी, बिल्कुल नहीं बोल रही थी, उसने मुँह अभी तक अपना ढांपा हुआ था। उसको कमरे में बिठा दिया गया, दरवाज़ा बंद करके वो सब शराब पीने और खाना खाने में लग गई। उसके बाद उन्होंने असलम से कहा, असलम जाओ, शिकार पहले तुम्हारा, तुम हमारे बड़े हो, उसके बाद हम सब अपने शिकार को खाएंगे। असलम शराब के नशे में धुत अंदर दाखिल हुआ। वो लड़की अभी भी सर झुकाए बैठी हुई थी। कमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन इतनी रोशनी थी कि असलम आराम से देख सकता था। असलम ने आगे बढ़ के उसके कमीज़ में हाथ डाला और उसकी कमीज़ को फाड़ दिया।
हैरान इस बात पे था, नशे में धुत होने के बावजूद कि लड़की कोई भी बचाव नहीं कर रही, शायद वो हिम्मत हार चुकी थी। उसको पता लग गया था कि अगर वो चीखो पुकार करेगी या कुछ करेगी तो उसको मजीद तकलीफ दी जाएगी, क्योंकि राजू उसको धमकियां दे के आया था। यकीनन वो डर चुकी थी। जब उसको कमीज तार तार कर चुका तो तभी लड़की ने सर पे डाला हुआ दुपट्टा जिससे उसने मुंह छुपाया था वो हटा दिया, और असलम की निगाह सामने बैठी जब लड़की पे पड़ी तो वहीं पे खड़े खड़े गिरा और आंखें उसकी बंद हो गईं। सामने कौसर नहीं, रेशमा बैठी थी कमीज के बगैर, और बाप ही बेटी की कमीज फाड़ चुका था, उसको नंगा कर चुका था कि बेटी ने जब दुपट्टा मुंह से हटाया और बेटी को इस हालत में बाप ने देखा तो उसी लम्हे गिरा और ऐसी चोट पहुंची, खुदा जाने क्या हुआ कि उसकी आंखें ना खुली और वहीं गिरते ही मौत की वादी में चला गया। और तभी उन लोगों में से बच जाने वाला जो शख्स था, एक वही लड़का था जो उनको समझाता रहा था कि ऐसा मत करना मत करना, वही सिर्फ एक बचा था जिसने गांव वालों को बताया था कि मेरी आंखों ने देखा है कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया है। अंदर से जो लड़की चलती हुई आई है उसका जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा बरहना था, लिबास के बगैर, लेकिन उसकी आंखों से आग निकल रही थी, बाकायदा आग। जब वो कमरे से बाहर निकली है तो उसी लम्हे मैंने देखा कि उसकी आंखों ने ऐसी आग बरसना शुरू की कि जहां वो देखती थी आग की चिंगारियां निकलती थीं और उस जगह को अपनी लपेट में ले लेती थीं। उस घर में मौजूद जितने भी शख्स नशे में धुत इस इंतज़ार में बैठे थे कि हमारी बारी आए और हम अपना मुंह काला करें, वो उनको एक निगाह देखती थी और उसकी आंखों से आग निकलती थी और आग उस शख्स को अपनी लपेट में ले लेती और वो चीखना शुरू कर देता। ये एक वीराने में दूर जंगल में एक घर था जहाँ पे ये लोग लेके गए थे कि दूर दूर तक कोई भी लड़की की चीखें ना सुन सके, इसलिए ऐसे घर का एहतमाम किया गया था। अब वही लोग चीखों पुकार रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई उनकी चीखें सुनने वाला नहीं था। आबादी दूर दूर थी। बस ये था कि वो लड़की थी तो इंसान, लेकिन ऐसी आंखों से आग बरसा रही थी कि जिसको एक निगाह देखती उसकी आंखों से आग निकलती और आग उस इंसान को अपनी लपेट में ले लेती और वो इंसान उस आग के शोलों की वजह से चीखना शुरू कर देता। यहाँ तक कि देखते ही देखते उस लड़की ने उन सब घरों में मौजूद लोगों को जला कर राख कर दिया। और वही एक लड़का जो इस नीयत से आया था कि इस लड़की को मैं बचाऊंगा, उसने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके जिस्म पे आग नहीं लगी। जैसे वो जान चुकी थी कि उसको बचाने के लिए आया है। वो हाथ यूं करके बैठा रहा जैसे कहना चाहता हो मुंह से कि मैं नहीं हूं इनके साथ, लेकिन उसको कहना नहीं पड़ा। वो मुंह से भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उस लड़की ने उसको छोड़ दिया। यहां तक कि वो लड़का भाग के बाहर आ गया। जब वो सबको जला रही थी तब वो लड़का वहीं पे मौजूद था, अपनी आंखों से सारा मंजर देख रहा था। और जब उस लड़के की तरफ वो लड़की आगे बढ़ी तो उसने हाथ आगे ऐसे किए, लेकिन उसने उसको छोड़ दिया और उसके बाद बाहर की तरफ चल पड़ी। तो वो लड़का भी भागते हुए बाहर आ गया। तब उसकी आंखों ने देखा कि वो लड़की दोबारा से खड़ी हुई है। उसने उस घर की तरफ आंखें की हैं और पूरे घर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। पूरा घर वो जल रहा था और उसने देखा उसी लड़की के बाकायदा पर निकले हैं, जिस्म के पीछे वाले हिस्से से पर निकले हैं और वो परों पे उड़ती हुई ऊपर आसमान की तरफ गई है और गायब हो गई है। क्योंकि उसने एक आखिरी जुमला जो सुना था वो कहता है, बाप ने जब बेटी को देखा था तो उसके मुंह से जोर से एक जुमला जरूर निकला था, रेशमा तुम यहां। और उसने जब गांव वालों को बताया, उस लड़की की हुस्न के बारे में बताया और उसके जिस्म के बारे में कि उसका मतलब इस तरह की मोटी सी थी, इतनी पतली सी थी, इतना कद था और ऐसी खूबसूरत ये हुलिया था, तो माँ फ़ौरन समझ गई बेटी ही थी रेशमा जो घर से गायब थी। क्योंकि जब वो पर लगा के उड़ गई तो उसके बाद दोबारा कहते हैं उस गांव में वो रेशमा वापस नहीं आई।
हाँ, वो घर सारा जलकर राख हो गया था। इंक्वायरी भी हुई लेकिन कोई नहीं जानता था कैसे जला, किसी इंसान के बस की ये बात नहीं थी। लेकिन वो लड़का खामोश रहा, शुरू में उसने किसी को नहीं बताया। जब वो घर राख हो गया तो वो भी इतना खौफजदा हो गया कि वो अपने घर तो पहुंच गया लेकिन काफ़ी अरसा तक वो चुप सा हो गया। गाँव वाले कहते हैं वो भी नहीं बोला, सिर्फ एक माँ थी जो परेशान थी कि बाप भी, असलम भी गायब था और बेटी भी गायब थी। उसका शौहर और बेटी दोनों गायब हो गए। पूरे गांव में ढूंढा गया, इर्द गिर्द ढूंढा गया, ना कभी असलम का पता लगा और ना ही कभी रेशमा का। बच जाने वाला लड़का कई अरसे तक खामोश रहा, बोला नहीं, जबान जैसे उसकी कंगला गई हो, बंद हो गई हो। और बहुत अरसे बाद जब बूढ़ा सा हुआ तब उसने बताया था कि वो जो उस घर को आग लगी थी वो मंजर मेरी आंखों ने देखा था। और उसने वो फिर सारा मंजर गाँव वालों को बताया। हाँ, वो रेशमा थी। उसकी माँ को बुलाया गया और उसने हुलिया बताया कि ऐसा चेहरा था, ऐसी थी, ऐसी थी। उसने कहा हाँ, वो रेशमा ही थी। और उसने तभी कहा अंदर जाने वाला जो पहला शख्स था वो असलम ही था। असलम अंदर गया था और अंदर उसकी बेटी थी, वो उसकी इज्जत से खेलने गया था। और उसने वो सारी बात उनको बताई। लेकिन जिस रात ये वाकया हुआ था वो घर जला था। अगले दिन लोग ढूंढते ढूंढते इस घर तक तो पहुंचे थे लेकिन वो एक घर जो था कच्चा सा, वो जलकर राख सा हो गया था। झोंपड़ियां अंदर बनी हुई थीं, जिस तरह की उसकी छत बनी हुई थी, सब कुछ जल गया था। जो कच्ची दीवारें थीं सिर्फ वो बच गई थीं, बाकी इंसान भी राख बन गए थे और घर भी सारा राख बन गया था। हड्डियों के ढांचे मिले थे और इसको एक वाकया समझा गया था, जैसे कोई वाकया सोते हुए रूनुमा होता है कि शराब के नशे में धुत, क्योंकि बोतलें वहाँ पे शराब की मिली थी, वो सारे वहाँ पे लेटे हुए थे कि आग लगी और वो शराब के नशे में धुत थे, वो उठ ही ना सके और सब के सब चल बसे। उसको एक ऐसा वाकया समझा गया था कि ये सारा एक ग्रुप था जो नशेई ग्रुप था और नशे की हालत में आग लग गई और आग ने उन सबको जलाकर भस्म कर दिया था। और दूसरी तरफ कौसर को पता तक भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है या क्या उसके खिलाफ मंसूबा बनाया गया था। वो उसी तरह अपने शौहर को खाना देने के लिए पहुंची थी। सिर्फ हुआ ये था कि रेशमा वक्त से पहले वहां पहुंच गई थी और रेशमा मुंह पे कपड़ा इस अंदाज में डाल कर आई थी और इस अंदाज में सामान लेकर आई थी कि वो समझें कि यही कौसर है। और जब वो रेशमा को लेकर चले गए थे तो थोड़ी देर के बाद ही कौसर वहाँ पे पहुँची थी और उस रास्ते से गुजर गई थी। बहुत अरसे बाद जब उस बचने वाले लड़के ने, जब वो भी बूढ़ा हुआ, ये कहानी सबको सुना दी, तो फिर उसके बाद कई साल गुजर गए हैं लेकिन आज भी हमारे गांव के अंदर ये वाकया मशहूर है कि रेशमा का फिर पता नहीं लगा। वो वैसे भी इंसान नहीं थी, 5-5 किलो गोश्त खा जाती थी, काम भी 5-10 बंदों के बराबर करती थी, वैसा काम भी कोई नहीं कर सकता था। खूबसूरत भी बला की थी और वह सब हैरान ये थे कि एक मजदूर के घर में ऐसी लड़की कहाँ से पैदा हो गई। उसने बाप को आखिरी में सिर्फ यही कहा था, जो उसकी माँ ने भी बाद में गवाही दी कि हाँ मैंने सुना था। जब वो अपने बाप को ये समझा रही थी उसके बाद ने उसको लात मारी थी कि तुम्हारी भी बेटियां हैं। बीवी तब बोली थी कि मैं बहुत कुछ जानती थी लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मैं खामोश थी, मैं अपने शौहर से डर गई थी। तो कहते हैं आज भी गांव के अंदर ये कहानी मशहूर है। कौन थी वो रेशमा, कहाँ से आई थी? पैदा तो इसी घर में हुई थी, इसी माँ की कोख से उसने जन्म लिया था, लेकिन क्या वो इंसान थी? अगर इंसान नहीं थी तो फिर रेशमा कौन थी? कैसे उसकी आंखों से आग बरसी और उसके पर लगे और उड़कर वो ऐसी गायब हुई कि दोबारा कभी वापस नहीं आई। ये कहानी मुझे जो भेजी मैंने आपको सुनाई। आप भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं OCS का हिस्सा बनाऊंगा। हर दफ़ा कहता हूँ, इस दफ़ा भी कहूँगा, लाजमी जिन चीज़ों को फॉलो करना है तभी आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो सकेगी। वो ये है कि कहानी को व्हाट्सएप पे अगर आप लिख के भेजना चाहते हैं तो लिख के भेजिए। अगर आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वॉइस मैसेज एक ही लंबा सा रिकॉर्ड करके भेजिए। और अगर कोई गलती से कोई बात भूल जाए, बाद में याद आए, तो एंड में छोटी सी वो बात दोबारा वॉइस मैसेज कर दीजिए। आपका नाम क्या है, आपका शहर कौन सा है, गांव कौन सा है, मुल्क कौन सा है, आपका नाम रियल बताना है या फ़र्ज़ी नाम आपका बताना है, और किरदारों के नाम आपने मुझे रियल बताने हैं। लेकिन ये भी बता देना अगर आप चाहते हैं कि मैं फ़र्ज़ी बताऊं तो कहानी में बता दें जी किरदारों के नाम आप असली बताएं, या फिर आप चाहते हैं तो आप मुझे कह दें जी फ़र्ज़ी बताएं।
और आपने जब कहानी को लिख के या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके मुझे भेजें तो आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना है स्टोरी, STORY इंग्लिश में, या उर्दू में स्टोरी भी लिख सकते हैं। लाजमी लफ्ज़ आपने स्टोरी ज़रूर लिखना है, क्योंकि आप स्टोरी अगर लिखेंगे तो मैं जैसे ही व्हाट्सअप अपना खोलता हूँ, लिखता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे स्टोरी लिखा हुआ है, या स्टोरी की जगह पे आप OCS भी लिख सकते हैं। OCS मुखफ़फ़ है इसका, ऑफ कैमरा स्टोरी का, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी। OCS लिखते हैं या स्टोरी लिखते हैं तो मैं समझ जाता हूँ किसने मुझे स्टोरी भेजी है। उसको नंबर दे के मैं महफूज कर लेता हूँ, और जब आपकी स्टोरी का नंबर आता है तो उसको मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाता हूँ। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे 0092, पाकिस्तान का कोड है 3136655500। मैं रिपीट करता हूँ 0092 3136655500। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी OCS का हिस्सा बन जाएगी। आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।